नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी। तो उस हिंदी में हमने आपको पढ़ाया था उच्चारण शिक्षण, उच्चारण के दोष, उच्चारण के मुख्य तत्व और बल, स्वराघात, बलाघात, यति, गति, ध्वनि व्यवस्था। तो तमाम प्रकार की चीजों को हमने आपको पढ़ाया था। आज हम लोग एक नई चीज की चर्चा करेंगे जिसका नाम है, आपका टॉपिक जो चल रहा था वो टॉपिक था उच्चारण से संबंधित, उच्चारण शिक्षण चल रहा था। तो उस उच्चारण शिक्षण में आज हम पढ़ेंगे उच्चारण दोष के निराकरण के उपाय। कहता है उच्चारण दोष के निराकरण के उपाय। यानी ये कहना चाहता है कि आपका उच्चारण करते समय, आपको उच्चारण करने में, या बालक जब उच्चारण करने का काम करता है और जो उसके उच्चारण में जो दोष होता है, जो त्रुटियां होती है, जो कमी होती है, उस त्रुटि को, उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। यह प्रश्न ये कहना चाहता है कि उच्चारण दोष के, कहता है उच्चारण करने में जो दोष होता है, जो अवगुण होता है, उस दोष के निराकरण के उपाय। यानी उस दोष का निराकरण कैसे किया जा सकता है। यानी बालक यदि उच्चारण करने में त्रुटि करता है, बालक के उच्चारण में यदि दोष है, तो उस दोष को किस प्रकार से सही किया जा सकता है, उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। और कहता है यदि निवारण किया जाए तो उसका उपाय क्या होगा। देखिए, सामान्य सी बात है। तथागत गौतम ने एक बात कहा था कि यदि दुख है तो दुख का कारण है, यदि कारण है तो कारण का निवारण है, और निवारण है तो निवारण का कुछ न कुछ उपाय है। तो यहां कहता है यदि बालक उच्चारण करने में कोई दोष करता है, बालक के उच्चारण में दोष है, तो उसको निराकरण कैसे किया जा सकता है, तो उस निराकरण का उपाय क्या है। यही चीज है, ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि उच्चारण दोषों का निराकरण या उपाय क्या है। तो उसने कहा विद्यार्थी को उच्चारण तत्वों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कहता है विद्यार्थी को उच्चारण तत्व का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये देखिए, उसने ये कह रखा है कि विद्यार्थी को जो उच्चारण का जो तत्व होता है, विद्यार्थी का जो उच्चारण होता है, उस तत्व का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान होने के बाद उसके पास क्या होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास होना चाहिए या अभ्यास कराया जाना चाहिए। कहता है कि यदि किसी बालक के उच्चारण करने में दोष है, तो उस दोष को दूर करने के लिए एक शिक्षक का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह शिक्षक विद्यार्थियों के उच्चारण तत्व का पहले तो पूरी तरह से ज्ञान कराए। यानी शिक्षक विद्यार्थियों को उच्चारण तत्व का पूरी तरह से ज्ञान कराए, और ज्ञान कराने के बाद जो उच्चारण है उस उच्चारण का अभ्यास कराया जाना चाहिए। जब ज्ञान करा दिया जाएगा बच्चे को और उस उच्चारण का अभ्यास करा दिया जाएगा, तो उसका अनायास जो दोष है वो दूर हो जाने का काम करेगा, तब वो सही उच्चारण करना प्रारंभ कर देगा। अगली बात कहता है, ये तो पहली बात हो गई कि उसको ज्ञान कराया जाए
और उसको अभ्यास कराया जाए। ज्ञान और अभ्यास दो से करा देने का काम किया जाएगा तो उच्चारण का जो दोष है वो दूर हो जाने का काम करेगा। दूसरी बात कहता है विद्यार्थी को उच्चारण शुद्ध बोलने का अभ्यास कराना। कहता है विद्यार्थी को, ये कहता है कि विद्यार्थी को विद्यार्थी को उच्चारण को शुद्ध करने बोलने का, विद्यार्थी को उच्चारण को शुद्ध बोलने का, विद्यार्थी को उच्चारण को शुद्ध बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। अभ्यास कराना चाहिए। ये कहता है, उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि जो विद्यार्थी है, जो अध्यापक है, उस अध्यापक को ये चाहिए कि उन विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण बोलने के लिए अभ्यास कराया जाए। यदि शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराने का काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर शुद्ध उच्चारण आ जाने का काम करेगा। अगली बात कहता है कि क्षेत्रीयता के भाषा तथा उच्चारण के दोष। कहता है क्षेत्रीय भाषा के उच्चारण के दोष। क्षेत्रीय भाषा के उच्चारण के दोष। कहता है यदि कहीं गलत उच्चारण करने का काम किया जा रहा है तो यह निश्चित है कहीं न कहीं उस बालक के ऊपर क्षेत्रीयता का असर है या क्षेत्रीय प्रभाव होने का काम किया हुआ है, और क्षेत्रीय प्रभाव होने के कारण वह कहीं न कहीं अशुद्ध उच्चारण करने का काम कर रहा है। और कहता है एक बात और उसने कहने का काम किया है, अशुद्ध उच्चारण का एक कारण और है, लेकिन यहां कहता उपाय, यदि अशुद्ध उच्चारण में शरीरा अवयव द्वारा, कहता है मुख में या अवयव द्वारा, कहता है अवयव द्वारा कमी होने के कारण, कहता है कमी होने के कारण भी अशुद्ध उच्चारण होता है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि चिकित्सा कराया जाए। किसका? कंठ का, जिह्वा का, दंत का और तालु का। उसने कहा यदि किसी बच्चे से अशुद्ध उच्चारण होने का काम करता है तो उसके एक कारण और हो सकते। पहला कहता कि क्षेत्रीयता का प्रभाव हो सकता है वह जिस चीज को कह रहा है, जिस चीज को बोलने का प्रयास कर रहा है, जो बोल रहा है उसके क्षेत्र में वो चीज कहीं जा रही है, इसलिए कहने का काम करता है कि वह उसका उच्चारण करने का काम करता है। इसी कारण कहता है ऐसा भी हो सकता है, इसलिए अशुद्ध उच्चारण हो सकता है। दूसरी बात कहता है यदि शरीर अवयव में यानी मुख के अंदर किसी प्रकार की यदि कमी है तो भी वह अशुद्ध उच्चारण करने का काम करेगा। तो उसके लिए उपाय कहता है कि आप एक काम करो, हो सकता है आपके दांत टूटे हुए हो सकता है जिह्वा में कोई कमी हो सकता है कंठ में कोई कमी हो, तो कहता है इस प्रकार की चीजों के लिए आप क्या करोगे, चिकित्सक के यहाँ जाओगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, उसका सही इलाज करवाएंगे और वह आपका चीज सही हो जाने का काम करेगा। ये है उपाय, यानी उसको दूर करने के क्या उपाय है? सामान्य सी बात है कि सही उच्चारण का प्रयोग करना, अभ्यास कराना, शुद्ध उच्चारण सिखाना। क्षेत्रीयता का असर होता है तो क्षेत्रीयता के असर से भी कहीं का शुद्ध उच्चारण होने का काम करता है। कहता है यहां कहता है कि शरीर अवयव में
कमी होने का, दोष होने का, अर्थात मुख में कमी होने के कारण या दोष होने के कारण भी या अशुद्ध उच्चारण हो जाने का काम करता है, तो उसके लिए चिकित्सक के यहाँ जाएं, चिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि हो सकता है यदि आप अशुद्ध उच्चारण करने का काम करते हैं तो आपके कंठ में कमी हो सकती है, जीवा में कमी हो सकती है, दंत में कमी हो सकती है, तालु में कमी हो सकती है, तमाम प्रकार की चीजें हैं। इनका चिकित्सकीय इलाज कराने का काम किया जाए, चिकित्सा कराने का काम किया जाएगा, ये सही हो सकता है। तो ये आपका रहा उच्चारण दोष के निराकरण के उपाय, यानी आपका जो उच्चारण होता है उसमें जो दोष होने का काम करता है उसको दूर करने के क्या उपाय है, ये रहा उसका उपाय। अगला पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे, उच्चारण में सुधार के लिए सुझाव। कहता है उच्चारण में सुधार के लिए सुझाव। कहता है कि जो उच्चारण होता है उस उच्चारण में सुधार करना है, यानी आप जो उच्चारण करते हो आपके उच्चारण में दोष है, तो कहता है कि उस उच्चारण में, आपके उच्चारण दोष में सुधार करने के लिए उसने कहा आप जो उच्चारण करते हो उस उच्चारण में सुधार करने के लिए एक सुझाव दिया जाता है, एक सलाह दिया जाता है, एक परामर्श देने का काम किया जाता है। कहता है उसको आपको करना पड़ेगा। सलाह क्या देने का काम कर रहा, कहता है कि सबसे पहले किसको, शिक्षक को अपना उच्चारण शुद्ध करना होगा। कहता है ये सुझाव है, यदि बच्चे को सुधारने का प्रयास करना है, अशुद्ध उच्चारण करने का काम करता, तो पहला काम आपको ये करना होगा कि शिक्षक को अपना उच्चारण पहले तो शुद्ध करना होगा। यदि शिक्षक शुद्ध उच्चारण करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से बालक भी उसका शुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देगा। दूसरी बात ये कहना चाहता है, कहता है कि कठिन शब्दों के उच्चारण का, कठिन शब्दों की उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। कहता है कि जो कठिन शब्द है उस कठिन शब्दों का क्या करना चाहिए, अभ्यास करा, उसका उच्चारण करवा के उसका अभ्यास कराना चाहिए। इससे भी क्या हो सकता है, ये सुझाव है, इससे सुधार हो सकता है। तीसरी बात उसने ये क्या रखने का काम किया हुआ है कि ये कहता है बालक जब अशुद्ध उच्चारण करे, अशुद्ध उच्चारण करे, बालक जब अशुद्ध उच्चारण करे तो उसी समय उसको टोकना चाहिए। देखिए अगली बात कहता है कि जब बालक अशुद्ध उच्चारण करे, यानी विद्यार्थी जब अशुद्ध उच्चारण करे तो उसी समय यदि उसको क्या किया जाए, टोका जाए, उसको बोला जाए, सुधारा जाए, तो वो सुधर सकता है, वह अपने उच्चारण को सही करना प्रारंभ कर देगा। यदि उस समय उसको नहीं कहा जाए, बाद में बताया जाएगा, वो चीज उसके लिए प्रभावित नहीं करेगा, वो उसको प्रभाव नहीं डालेगा। इससे आपने देखा होगा कई बार ऐसा, जब बालक गलती करते हैं, बालक जब गलतियों को करने का काम करते हैं, बच्चे जब गलती को करते हैं, यदि उसी समय उनको डांटा जाए, कुछ उनको दंडित किया जाए,
ऐसा होता है अगर किया जाए तो उसी समय अगर उनको डांटा जाएगा तो सुधार हो सकता है। ऐसा नहीं कि गलती आज करे और कल उसको उस बात को लेकर डांटा जाए तो उसके अंदर सुधार होने का काम नहीं करेगा। तत्क्षण जिस समय उसने गलती किया यदि उसी समय उसमें सुधार का प्रयास किया जाएगा तो सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे यही कहना चाहता है, यदि बालक अशुद्ध उच्चारण करने का काम करता है तो उसी समय उसको क्या किया जाए, टोका जाए, उसी समय उसको रोका जाए और रोक करके टोक करके सही शब्द उच्चारण को सिखा दिया जाए तो निश्चित रूप से वह सही उच्चारण करना प्रारंभ कर देगा। और अगली बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, बालक द्वारा उच्चारण करते समय बालक द्वारा उच्चारण करते समय उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। ये देखिए सुझाव कहता है, उसने एक सुझाव देखने का काम किया हुआ है। यदि बालक गलतियों को करता है या अशुद्ध उच्चारण करने का काम करता है तो उसके लिए एक सुझाव है। क्या रखा है कि शिक्षक को अपना, सबसे पहले तो शिक्षक को अपना उच्चारण शुद्ध रखना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए सुधार के लिए। तीसरी बात कहता है कि जब बालक अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसी समय उसको क्या किया जाए, टोक दिया जाए, रोक दिया जाए और सही शब्द उसको बता दिया जाए और वो उच्चारण करना प्रारंभ कर देगा। अंतिम बात कहता है, बालक जब उच्चारण करता है तो उसी समय उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, यानी बालक के उच्चारण के समय ही उस पर पूरी तरह से अगर ध्यान देने का काम किया जाए तो उसको सुधारा जा सकता है, अन्यथा सुधारा नहीं जा सकता है। ये उसकी कमियां भविष्य में भी बन जाने का काम करेगी। तो ये आपका रहा उच्चारण शिक्षण में सुधार का सुझाव। ये उच्चारण में सुधार का सुझाव। आगे देखिए कहता है वाचन शिक्षण, अगला पॉइंट है वाचन शिक्षण। कहता है वाचन शिक्षण, कहता वाचन शिक्षण किसको कहा जाता है। तो उसने कहा कि सबसे पहले आपको बताना होगा उसमें वाचन का अर्थ। ये कहता है कि वाचन शिक्षण क्या है, तो उसने बताना होगा कि वाचन का अर्थ। कहता है तो पहली बात उसने बताया कि वाचन को कहता है, वाचन को पठन भी, वाचन को पठन भी कहते हैं। पहली बात उसने बताया कि जो वाचन होता है इसको पठन भी कहा जाता है। दूसरी बात कहता है भावों तथा विचारों परिस्थितियों को कहता है, भावों विचारों और परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण करना वाचन कहलाता। भावों विचारों परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण करना वाचन कहलाता है। ग्रहण करना वाचन कहलाता है। देखिए दूसरी बात उसने ये कह रखा है, देखिए उसने कहा कि वाचन शिक्षण क्या है, तो जिसका भी वाचन किया जाए। अब कहता है उसमें कि वाचन शिक्षण में कहता है कि वाचन का अर्थ क्या होता है। वाचन का मतलब होता है पढ़ना,
यहां कहता है कि वाचन को एक नाम और देते हैं, पठन भी कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसका अंतर मिल जाएगा आपको, वाचन अलग मिलेगा, पठन अलग मिलेगा। यहां लिख रखा है ये कि वाचन को पठन भी कहते हैं, पढ़ना भी कहते हैं, बोलना पढ़ना भी कहते हैं। कहता है वाचन को पठन भी कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि भावों, विचारों, परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण करना। कहता है भाव के अनुसार, विचार के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जिस चीज को ग्रहण करने का काम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। यानी भाव के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार इत्यादि प्रकार के समयानुसार यदि किसी चीज को ग्रहण करने का काम किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। ये किताब में ऐसा लिख रखा है। और अगला कहता है कि जो ये वाचन है संस्कृत को एक क्लिष्ट भाषा समझा जाता है। कहता है वाचन संस्कृत को क्लिष्ट भाषा समझा जाता है। कहता है कि वाचन संस्कृत को क्लिष्ट भाषा समझा जाता है, संस्कृत बड़ी कठिन भाषा है ऐसा समझा जाता है। और अंतिम वाक्यांश कहता है संस्कृत भाषा शिक्षण में पठन का अधिक महत्व होता है। संस्कृत भाषा शिक्षण में पठन का अधिक महत्व होता है। ये देखिए उसने कह रखा है यदि ऐसा पेपर आपका आता है, ऐसा प्रश्न आपका आने का काम करता है तो आपका उत्तर होगा, पहली बात तो होगा कि वाचन का अर्थ। तो कहता है वाचन को पठन भी कहते हैं, वाचन को पठन भी कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि भावों को, विचारों को परिस्थितियों के अनुसार, भाव विचार परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना वाचन कहलाता है। भाव विचार परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना वाचन कहलाता है। तीसरी बात कहता है संस्कृत को क्लिष्ट भाषा समझा जाता है, यानी संस्कृत को एक कठिन भाषा समझने का काम किया जाता है। अगला कहता है कि संस्कृत भाषा शिक्षण में पठन का अधिक महत्व है। कहता जो संस्कृत भाषा शिक्षण होता है इस संस्कृत भाषा शिक्षण में पठन का सबसे ज्यादा महत्व होने का काम करता है। तो ये है आपका चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी। और आपकी जो हिंदी पढ़ाई जा रही है, आपकी जो किताबें हैं चतुर्थ सेमेस्टर की, जो एनसीईआरटी किताबें हैं, उस एनसीईआरटी किताब से आपको पढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो भी चीजें हैं यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो इसको हम जो व्याकरण होगा उस व्याकरण में स्पष्टीकरण सारी चीजों का किया जाएगा। लेकिन जहां तक किताबों में है वह लगभग जो भी चीज किताब में दे रखा उस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आपका पास जो होना होगा आप अपनी किताब से ही पास होंगे। आपकी किताबों में जो प्रश्न बना हुआ है उसी से आपका प्रश्न आएगा, उसी से आपका उत्तर देना होगा। तो पास होना आपको इसी से है और अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। और मैं बताऊं आपको अंतिम समय में आप प्रयास करते रहिए, आपको अंतिम समय में एक ऐसा टिक बता दिया जाएगा, एक सामान्य सा सेंस आपको बताया जाएगा जिससे आप परीक्षाओं को भली भांत पास कर सकते हैं। किसी भी पेपर में आपको समस्या नहीं होगा। ये मैं आपको अंतिम समय पेपर जब करीब होगा उस समय मैं आपको बता देने का काम करूंगा। तब तक के लिए ये जय भारती, जय विद्यार्थी। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।